सफल का मतलब लोकप्रियता से नहीं है, सिर्फ ऐसे लोगों से नहीं है जो फिल्म स्टार हैं या जो पर्दे पर चमकते हैं, उन लोगों से है जो किसी भी क्षेत्र में एक ऊंचाई तय करते हैं। आज हमारे मेहमान एक ऐसे ही शख्स हैं जो बिहार के एक छोटे से गांव से आते हैं नौकरी करने के लिए इस महानगर में, और यहाँ पर हजारों लोगों को रोजी रोजगार देते हैं और हजारों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं, आदर्श बनते हैं, अपनी भाषा की लड़ाई लड़ते हैं, अपनी संस्कृति की लड़ाई लड़ते हैं और साथ ही साथ उस संस्कृति के लिए एक सम्मानजनक स्थिति भी पैदा करते हैं। जी हाँ, आज हमारे मेहमान हैं पूर्वांचल भोजपुरी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कितने साल हो गए आपको इस गाजियाबाद में आए? मैं 1974 में 14 फरवरी को गाजियाबाद में आ गया था। 14 फरवरी 1974 में, मतलब 44 साल। बिल्कुल। जिस समय आप आए इस शहर में, क्या लेकर आए थे, कैसे आए थे, क्या करने आए थे और यहाँ क्या स्थिति थी अपने लोगों की? जब मैं गाजियाबाद में आया, स्टेशन पर उतरा, उस समय मात्र हमारे जेब में 5 रुपये थे और जो पैंट शर्ट पहन करके मैं यहाँ आया था वही कपड़े में थे। बीएससी का सर्टिफिकेट लेकर के और एक खेस लेकर के गाजियाबाद में मैं पहुँचा था। रुकता हूँ, 5 रुपये उस समय का, 74 का 5 रुपया अभी कितने रुपए के बराबर होगा अभी के? अभी जोड़ें तो 5 रुपये 500 के बराबर हो गया होगा। यहाँ आने के बाद तकरीबन 10 रोज़ इधर उधर घूमने के बावजूद मुझे एक नौकरी मिली। वो नौकरी थी जिस पर सफाई कर्मचारी ठेली लेकर कूड़ा ढोता है, वही ठेली हमको पकड़ा दिया गया था। और चूँकि वो कारखाना प्लायर रिंच वगैरह बनाता था, तो हमको बता दिया गया कि इस अड्डे से इतने प्लायर रिंच जो अनफिनिश्ड थे उनको उठा करके उस अड्डे पर पहुंचाना है। वही मैं ठेली में लोड करके और उस अड्डे पर पहुंचाता था और 6 रुपया 55 पैसे हमको पर डे के हिसाब से मिलता था। लेकिन चूँकि मैं ग्रेजुएट था, साइंस ग्रेजुएट था, हमारा बॉस उसमें इंस्पेक्टर था, जिसका डिजिग्नेशन इंस्पेक्टर था। वो सारी जो चीज़ें बनती थी उसका इंस्पेक्शन करता था। 5-6 दिन नौकरी करने के बाद मैं शिफ्ट इंजीनियर से कहा कि मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ, जो हमारा बॉस जिस काम को कर रहा है उस काम को मैं भी कर सकता हूँ। उसने बोला कि ठीक है, कल से आप ये काम करो। आपने किस विषय में ग्रेजुएशन किया था? साइंस में क्या सब्जेक्ट था? केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ। दूसरी बात, जब आप बिहार से यहाँ आए तो यहाँ कौन था, किसने आपको नौकरी दी या खुद ही आपने काम तलाशा? मेरे बड़े भाई यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियर ऑलरेडी थे, उन्हीं के पास में नौकरी की तलाश में आया था। जी, तो ये नौकरी आपने खुद खोजी या उन्होंने दिया कि ये काम तुम? उस समय एक सिस्टम था, चूँकि गाजियाबाद एक औद्योगिक नगरी है, तो जहाँ भी किसी आदमी की ज़रूरत होती थी, चाहे मजदूर हो, चाहे अकाउंटेंट हो, चाहे ऑफिस वाला हो, तो उसके गेट पर एक सूची निकाल देते थे लोग कि हमारे यहाँ आवश्यकता है हेल्पर की, मजदूर की, अकाउंटेंट की, टाइपिस्ट की। उसी स्रोत से मैं, तो आपको जो काम मिला पहले स्वयं ही वो नौकरी मिल गई थी। तकरीबन 10-15 दिन वहाँ नौकरी करने के बाद मैंने सोचा कि हमारे क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से नौकरी नहीं है। मैं पढ़ाई लिखाई का कोई नौकरी चाहता था, तो रोज़ 5 बजे के बाद मैं फिर नौकरी की तलाश में निकल जाता था और उसी सिलसिले में एक फैक्ट्री के गेट पर पहुंचा। वहाँ का चौकीदार बोला कि मैं आपको मालिक से मिलवाता हूँ। वो जा कर के मालिक से मिलवाया। उसने कहा कि हमारे यहाँ जगह तो खाली है ऑफिस में, लेकिन वो टाइम कीपर की नौकरी है। मैंने कहा कि ठीक है, मैं कर लूँगा। उसने बहुत हंसी और मजाक के स्टाइल में मालिक ने कहा, इतनी जल्दी हाँ भर दिए कि टाइम कीपर की नौकरी कर लूँगा, कभी नौकरी किए भी हो टाइम कीपर की? मैं इस कॉन्फिडेंस में ये बात कहा गया था क्योंकि हमारे फादर शुगर फैक्ट्री में लेबर ऑफिसर थे और उनके नीचे काम करने वाले टाइम कीपर हुआ करते थे। तो उनके संपर्क में आने जाने से कुछ जानकारियाँ थी और उसी जानकारी की बेस पर हमारा इंटरव्यू हुआ और मैं सेलेक्ट हुआ।
और तकरीबन 2-3 जगह मिला करके कुल 2 साल ही मैंने नौकरी किया। उसके बाद अपना व्यवसाय कह लीजिए चाहे प्रोफेशन कह लीजिए, मैं श्रम कानून सलाहकार की हैसियत से अपना ऑफिस खोला और आज भी वो ऑफिस चालू है। तकरीबन 250 क्लाइंट हैं हमारे पास। 74 में आप आए, 76-77 तक नौकरी की और उसके बाद आप श्रम कानून सलाहकार बन गए, लेकिन आपकी शिक्षा केमिस्ट्री में थी और यह प्रोफेशन दूसरा है, तो ये कैसे हुआ? ऐसा हुआ कि श्रम कानून सलाहकार हमारे फैक्ट्री में ऑलरेडी एक इंगेज थे जी। उनके शागिर्दी में मैं काम सीखता रहा। 5 बजे छुट्टी होने के बाद भी उनके घर पे जाकर के उनके ऑफिस में बैठ कर के काम सीखता रहा और उसके बाद वो खुद हमको वहाँ से नौकरी छुड़वा करके अपने पास लेकर चले गए थे। 1 साल तक उनके पास नौकरी किया, फिर हमारे पास अनुभव हो गया, उस अनुभव के आधार पर मैं आगे बढ़ गया। ठीक है, तो आपने अपनी कंपनी 76 या 77 में आपने खोल ली, फिर बाद में मैं ROC में रजिस्टर्ड हो गया और मैं अशोक श्रीवास्तव एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाया, जो कि लेबर लॉ एडवाइजर के क्षेत्र में पूरे NCR में केवल अकेला मैं हूँ। क्या है ROC, क्या होता है? मैं इस चीज़ को चाहता हूँ कि जो रजिस्ट्रेशन अंडर कंपनी एक्ट जी में जो प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनियां खोली जाती हैं उसको ROC में रजिस्टर्ड कराया जाता है, वहाँ से सर्टिफिकेट मिलता है। वो एक तरह से मान लीजिए कि जिस प्रोफेशन में आप हैं उसका एक एस्टीम लेवल है, उस लेवल को इस्तेमाल प्रोफेशन में किया जाता है, लोगों का विश्वास जीतता जाता है और कामयाबी मिलती है। तो आपने जब ये कंपनी खोल ली तो शुरुआती दिनों में क्या क्या मुश्किलें आईं? नहीं, शुरुआती दिनों में तो किसी भी काम में मुश्किलें आती हैं। मुझे तो पूरा याद है कि जो सबसे पहली कंपनी हमको मिली थी वो मात्र 30 रुपये की रिटेनरशिप में मिली थी और वहीं से धीरे धीरे मेरा अपना विश्वास था, मेरा काम करने का अपना तरीका था, जिसकी वजह से लोग रेफ़र करते गए एक दूसरे उद्योगपति को और काम मिलता गया। अभी कितनी कंपनियों का काम देख रहे हैं? हमारे पास 240 कंपनियां हैं जो नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली NCR क्षेत्र की हैं। वो किस किस बिजनेस में हैं कंपनियां, किस किस ढंग के क्लाइंट हैं आपके? हमारे पास क्लाइंट तो जो स्टील में हैं, पेपर में हैं, कंप्यूटर में हैं, सॉफ्टवेयर में हैं, जो बहुत ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं जो टोटल अपने माल को एक्सपोर्ट करते हैं, उन सारी कंपनियों का मतलब उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि इसका करूँगा इसका नहीं करूँगा। लेबर लॉज सब जगह लगता है और जहाँ जहाँ लेबर लॉज लगता है वहाँ हमारी ज़रूरत है, हमारे जैसे लोगों की ज़रूरत है। श्रीवास्तव जी, श्रम कानून सलाहकार के रूप में आपने अपने करियर की शुरुआत की, साथ ही हम आज आपको देखें तो आप गाज़ियाबाद में एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आप स्थापित हैं। अपनी मातृभाषा के लिए आप अलग से काम कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल विश्व भोजपुरी सम्मेलन की जिम्मेवारी आपके ऊपर है, पूर्वांचल महासभा की जिम्मेवारी पहले से आपके ऊपर थी। मैं तीनों धाराओं पर बात करूंगा। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा ये जो, क्योंकि बातचीत बहुत भारी नहीं हो हम लोगों की, थोड़ा रस बना रहे, सीरियस चीज़ों को लोग सुन नहीं पाते और हम एक कहानी कह रहे हैं, आपकी कहानी कह रहे हैं, तो हम आपके एक और पक्ष को पहले उजागर कर दें, फिर इन तीनों धाराओं के बारे में बात करेंगे। अक्सर कार्यक्रम जब भी होता है तो आप तो आयोजक की भूमिका में होते हैं, फिर भी उसमें से भी समय निकाल कर आप मंच पर कुछ ना कुछ गुनगुनाते हैं, गाते हैं। मैंने देखा है कि गाज़ियाबाद में भी चाहे होली हो, छठ हो, हर अवसर पर लोग आपके यहाँ जुटते हैं और आप खुद ढोलक झाल के साथ बैठ जाते हैं गुनगुनाने के लिए। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ गुनगुना दें, फिर हम कहानी को आगे लेकर बढ़ें। देखिए, भोजपुरी से मुझे लगाव है और भोजपुरी को इस इलाके में कैसे स्थापित किया जाए, पूरे दुनिया का ठेका चाहे पूरे भारतवर्ष का ठेका ले नहीं सकते, लेकिन मन में ये ज़रूर है कि NCR में भोजपुरी भाषा को स्थापित किया जाए, भोजपुरी की अपनी जो संस्कृति और सभ्यता है उसकी प्रचार प्रसार हो और जो आज की पीढ़ी है जो कि भोजपुरी के बारे में, भोजपुरी की संस्कार और सभ्यता के बारे में अनभिज्ञ है, उनको भोजपुरी के बारे में समझाया जाए, वहाँ की सभ्यता के बारे में, संस्कृति के बारे में समझाया जाए। ये हमारा एक लक्ष्य है और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए तरह तरह की आयोजन, उसमें कल्चरल प्रोग्राम वगैरह, कवि सम्मेलन, भोजपुरी कवि सम्मेलन इत्यादि आयोजित करता रहता हूँ।
उसमें मैं 2 लाइनें आपको सुना रहा हूँ। कजरा वही दीन देव जाहि दीन मोर पियाई है, कजरा वही दीन देव जाहि दीन मोर पियाई है। जबर सजनवा स्टेशनिया पे आई है, जबर सजनवा स्टेशनिया पे आई है, सिंगला डाउन कर दे, कजरा वही दीन देव जाहि दीन मोर पियाई है। जबर सजनवा दरवाजवा पे आई है, जबर सजनवा दरवाजवा पे आई है, देहिया निछावर कर दे, हो देहिया निछावर कर दे, कजरा वही दीन देव जाहि दीन मोर पियाई है। जाहिदीन मोर पियाई हैं। जब रउआ गाजियाबाद आईनी तब परिवार लेके आए रहनी कि परिवार गाँव में छोड़ के आए नहीं? शादी हो गई रहे? ना ओकरी शादी ना भई रहे, जइला के 8 साल बाद शादी भइल। शादी कब भइल, कैसे भइल? और प्रेम विवाह रहे कि अरेंज मैरिज रहे? न प्रेम विवाह भी ना कह सकिले, लेकिन थोड़ा बहुत तो के अंश जरूर रहे। चूँकि हम श्रम कानून सलाहकार के प्रोफेशन में रहनी जी, तो उसे श्रम विभाग के कार्यालय में आवे जाए के मौका मिलत रहे। और वही में एगो महिला रहली, चाहे लड़की रहली, जो उनकी नौकरी करत रहली, आ हमरा बिरादरी के रहली, पूर्वांचल के भी रहली, कन्नौज जिला के रहली। तो उनकर पिताजी भी परेशान रहे कि हमरा लड़की के शादी ऐसा जगह होके कि चाहे जो उनकी गाजियाबाद में ही वो लड़का रहत होके। तो वो लोग के रुझान भइल, लड़की भी हमरा के देखल ही रही, हम उनका के देखल ही रहनी। वो अपना माता पिता से कहली, हम अपना माता पिता से कहनी, अरेंज मैरिज भइल। लेकिन हमने के एक दूसरा के 2-3 साल पहले से जानत रहनी सन। कब कौना साल में शादी भइल? 1980 में शादी भइल। तब तक आप यहाँ पर पूरी तरह एस्टेब्लिश हो गए होंगे? पूरी तरह से एस्टेब्लिश नहीं हुए थे, क्योंकि मकान वकान नहीं बना था, किराए पे रहते थे। हाँ, ये इतना बात जरूर था कि पैदल से साइकिल पर और साइकिल से मोपेड पे आ गया था। खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं थी, उतना आमदनी जरूर था कि एक परिवार चल सकता है। और उसमें तो अच्छी बात ये थी कि हमसे ज़्यादा तनख्वाह हमारे मिसेज को ही मिलता था। तो मिल करके आगे बढ़ा कारवां। बच्चे कितने हैं आपके? एक लड़का एक लड़की है। लड़की आर्किटेक्ट है, सक्सेसफुल आर्किटेक्ट है, इस समय गाजियाबाद में टॉप 10 में उसका नाम है। और एक लड़का है जो कि एडवोकेट है। और हमारा एक जूनियर हाई स्कूल अपना भी है, 2 रुपये जो कमाया गया उसमें इन्वेस्ट किया गया। और उस स्कूल को ऐसे ही इलाके में बनाया गया जहाँ पर कि पूर्वांचल के लोग रहते हैं, जिनके बच्चे टैलेंटेड थे लेकिन पैसे के अभाव में अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ सकते थे। उसके लिए वो विद्यालय मैंने खोला। उस विद्यालय को भी बेटा देखता है। ये आपका जो करियर चल रहा था वो श्रम कानून सलाहकार के रूप में चल रहा था। आराम से चुपचाप आप नौकरी कर सकते थे, लेकिन ये कीड़ा कि आपको समाज सेवा करनी है या अपनी भाषा के लिए काम करना है, ये क्यों और कैसे शुरू हुआ? और कब आप संस्था बनाए अपनी, या पहले से थी उससे जुड़े, और कब इसकी शुरुआत हुई? बड़ी अजीब सी विडम्बना है कि गाजियाबाद में शुरुआती दौर पे जो 10 साल का दौर था ना, उस समय ऐसा था कि पूर्वांचल और बिहार और भोजपुरी भाषी लोगों को यहाँ कीड़े मकोड़े समझे जाते थे। और ऐसे बहुत से दृष्टांत हमारे सामने हुआ जिसमें कि मन को बहुत तकलीफ़ पहुँचा। और उसी समय एक संकल्प दिमाग में आया कि अगर हम इन लोगों को यूनाइट करते हैं तो जो कीड़ा मकोड़ा हम लोगों को समझा जा रहा है उससे हम लोग ऊपर उठेंगे और हमको भी एक अस्तित्व मिलेगा। और उसी वजह से मैं 1992 में लोगों को यूनाइट करने का काम किया। लोगों के दुख सुख में काम करने का एक संकल्प लिया गया, एक टीम तैयार किया गया। और टीम तैयार करने का नतीजा ये है कि आज इतने लोग हमारे पूर्वांचल के लोग हैं जो हमारे महासभा से जुड़े हैं कि आज कोई भी पॉलिटिक्स करने वाला आदमी इन एब्सेंस ऑफ पूरबिया भोजपुरिया
वो अपने जीत की बात नहीं सोच सकता है। अगर उसे जीतना है तो पूर्वांचल और भोजपुरी भाषी लोगों से संपर्क रखना पड़ेगा, तभी वो हमारे क्षेत्र में जीतेगा। आज हम इस रूप में स्थापित हो चुके हैं, कर चुके हैं। आपको पॉलिटिक्स में जाना है? नहीं, पॉलिटिक्स में तो जाना नहीं, बल्कि मैं हूँ। इस तरह से मैं आपको बताऊं कि पॉलिटिक्स में मैंने करियर शुरू किया था 1998 में, और शिवसेना का महानगर अध्यक्ष गाजियाबाद में होता था, और सन 2000 में मैं मेयर का चुनाव यहाँ लड़ा था, और 22 लोग खड़े थे यहाँ पर। मेरा 5वां पोजीशन था। जो स्थापित 4 पार्टियां हैं उसके बाद से बड़े बड़े दिग्गज थे निर्दलीय लड़ने वाले, लेकिन उसमें सबसे मैं आगे था, 5वीं पोजीशन मैंने प्राप्त किया था। उसके बाद से अलग अलग पार्टी में रहा, और आज जो नगर निगम का भी चुनाव हुआ था उसमें चूँकि मैं बीजेपी में था और ढंग से हमारी बात नहीं मानी गई पूर्वांचल के लोगों की को कैंडिडेट बनाने में, तो मैं अपने लोगों को अलग अलग पार्टियों से खड़ा किया, उसमें भी कामयाबी मिली। और चूँकि दूसरे के पीछे थैला न ढोना पड़े, इसके लिए यहाँ के लोगों को मैंने सोचा कि केवल अब पूर्वांचल की बात सोच करके राजनीति में कोई सफ़र तय नहीं होगा, तो यहाँ के लोगों से मिलजुल करके हम लोगों ने एक पार्टी बनाया जिसका नाम है सुभाषवादी भारतीय समाजवादी पार्टी, शॉर्ट में उसका नाम है सुभाष पार्टी, और सर्वसम्मति से मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। क्या आपका राजनीति में ड्रीम क्या है? आप कहाँ जाना चाहते हैं, और क्या एजेंडा क्या होगा अगर आपको मान लीजिए वो अचीव कर लेते हैं? देखिए, ड्रीम हमारा व्यक्तिगत कोई नहीं है। हमारा तो ड्रीम है कि जो हमारे यहाँ के लोग हैं या जो इस समय जो स्थापित राजनीतिक पार्टियां हैं वो जिस सोच को लेकर के चल रही हैं, वो केवल मेरे समझ से अपने पार्टी को केवल आगे बढ़ाने की बात करती हैं। समाज में जो कुरीतियां हैं, भ्रष्टाचार है, उसके सुधार में कोई काम नहीं कर रही हैं। तो हम लोगों का तो एम वही लेकर के हम लोग चल रहे हैं कि आप कैसे सुधार करेंगे? सुधार करने में तो हम लोग ये समझे हैं कि एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ही आप सुधार की स्वप्न को पूरा नहीं कर सकते। शहीदों ने अपनी शहीदी दी, भारत को स्वतंत्र बनाने में उन्होंने अपना काम किया। उनके पीछे केवल एक ही उद्देश्य नहीं था कि भारत आज़ाद हो। भारत आज़ाद होने के बाद उन्होंने जो सपना एक अच्छे समाज के, एक अच्छे भारत का देखा था, वो आज भी पूरा नहीं हुआ। तो वो जो सपना उनका था कि अच्छा समाज और अच्छा भारत बने, कुरीतियों भ्रष्टाचार से रहित भारत बने, वो सपना पूरा नहीं हुआ। और उसी सपना को पूरा करने के लिए हम लोग पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, चाहे गए हैं, क्योंकि इन एब्सेंस ऑफ पॉलिटिक्स वो बात पूरी हो नहीं सकती। चुनाव लड़ना होगा तो कहाँ से लड़ेंगे? अपने पैतृक जो आपका जिला है? नहीं, अब तो ये समझिए जब 45 साल से मैं यहीं काम कर रहा हूँ, गाजियाबाद का तो निश्चित रूप से गाजियाबाद में ही सोचा जा कब लड़ना है चुनाव एमपी का? हो सकता है कि 2019 में जो चुनाव हो रहा है या होने वाला है, उसमें अगर हमसे बेटर कैंडिडेट मिलेगा पार्टी को तो उसको लड़ेंगे जरूर हम लोग। आप अगर जीत जाते हैं तो गाजियाबाद के लिए क्या करेंगे, और अपनी मातृभाषा जो आंदोलन आप कर रहे हैं भोजपुरी का लेकर, उसके लिए क्या करेंगे? क्या रणनीति है आपकी? देखिए, जीतने के बाद तो अब वो बात दूसरी है कि हम लोग बिहार के रहने वाले हैं। जन्मभूमि पर तो जा कर के जो वहाँ का उत्थान करना है वो आज भी चालू है। 2 रुपये अगर कमाते हैं तो उसमें से 10 पैसा ले जा कर के गाँव के उत्थान में लगाते हैं, आज भी वो काम जारी है। लेकिन चूँकि गाजियाबाद में रहते हैं तो यहीं के सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन कर लीजिए, सामाजिक परिवर्तन कर लीजिए, राजनीतिक परिवर्तन कर लीजिए, उसके लिए काम करेंगे। और विशेष रूप से अब बात भोजपुरिया की नहीं है, विशेष रूप से अब जैसे उत्तराखंडी लोग यहाँ रहते हैं, बंगाल के लोग रहते हैं, पूर्वांचल के लोग, बिहार के लोग रहते हैं, उन सब की को जो दबाया गया है उनको सही अधिकार मिले, उनको भी समझा जाए इंसान के रूप में, उसके लिए काम करेगी हमारी पार्टी। और विशेष रूप से जिन शहीदों को लोग भूल गए हैं उनको याद करके, उनके मतलब जीवन को याद करके उन्होंने क्या क्या किया है, उस रास्ते पे चला करके राजनीति में वो सोच लाने का कोशिश करेंगे। श्रीवास्तव जी, ये तो आपके राजनीतिक सफ़र की बात हुई, और जो आपकी योजना है सामाजिक क्षेत्र में, जब आप
धीरे धीरे यहाँ इस्टेब्लिश हो गए अपनी नौकरी में और इतनी कंपनियाँ आज देख रहे हैं, तो क्या क्या लोगों को फ़ायदा मिला? एक तो ये किस ढंग से आप मदद करते हैं लोगों की यहाँ पर? देखिए, जब मैं गाज़ियाबाद में आया तो जिस संघर्ष के साथ नौकरी मिली, वो संघर्ष आज भी मुझे ध्यान है। इसी वजह से जो अपने यहाँ के लोग आते हैं, मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि पूरे हिंदुस्तान का तो ठेका ले नहीं सकता, लेकिन जो अपने लोग आते हैं खास करके बिहार और भोजपुरी भाषा के, उन लोगों को नौकरी लगवाने में पूरा मैं मदद करता हूँ। और मदद करने का तरीका यही होता है कि जिस भी कारखाने का मैं ऑडिट करने जाता हूँ और जब वहाँ देखता हूँ कि ये वैकेंसी यहाँ हो गई है, पहले अकाउंटेंट था, अब अकाउंटेंट छोड़ के चला गया है, तो मैं वहाँ पर अपने लोगों को नौकरी लगवाने की कोशिश करता हूँ। और चूँकि उन लोगों से हमारा इतना अच्छा इंटरेक्शन रहता है, जिससे कि मैं अगर कहता हूँ तो हमारी बात को मानते हैं, और उसी क्रम में मैं उन लोगों को नौकरी दिलवाने का काम करता हूँ। आज के डेट में मैं समझता हूँ कि 1000 से ऊपर लोगों को नौकरी दिलवाने का काम मैंने किया, और इस काम के लिए मुझे एक अवार्ड भी मिला है। उत्तर प्रदेश का एक बार 11 लोगों को अवार्ड मिला था, जो कि चीफ जस्टिस मिस्टर वर्मा के हाथों से मिला था, जो कि नौकरी दिलवाने के लिए काम करते हैं। उनके लिए तो उत्तर प्रदेश से मेरा ही चयन हुआ था और मुझको सम्मानित किया गया था। और एक बार ये रविशंकर प्रसाद जी पटना में सम्मेलन हुआ था, वहाँ भी उनके हाथ से मैं सम्मानित हुआ था, केवल लोगों की नौकरी दिलवाने का काम करने में। अमूमन हर लोगों का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है। आपने जिन लोगों की मदद की, उनकी ओर से रिटर्न, मतलब कभी कभी अफसोस होता है कि यार ये गलत आदमी को मैंने सपोर्ट कर दिया, गलत को प्लेसमेंट कर दिया, तो ऐसे भी अनुभव आपको हुए? नहीं, वो सब अनुभव है, लेकिन उन सब चीज़ों पर मैं विशेष ध्यान ना दे करके अपने मन को दुखी नहीं करता हूँ। मेरा काम है नौकरी दिलवाना। मतलब कभी कभी ये देखा जाता है कि जिस पौधे को आपने लगाया वही आपकी जड़ में मट्ठा डालने का काम, ऐसा न वो करता भी है तो उसका मुझे कोई गम नहीं है। मैंने अपना काम नौकरी दिलवाने का तो वो किया, भले वो मट्ठा डाले या एसिड डाले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका परिवार उसके नौकरी से चल रहा है, यही हमारे लिए बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन है। ऐसे अनुभव हैं आपके साथ भी? हाँ, इक्का दुक्का तो होता ही है। अच्छा, सलाहकार के रूप में आपका क्या अनुभव रहा? इतना, चूँकि मुझे लगता है कि 30-35 साल हो गए, तो किस किस ढंग के केस आते हैं, कैसे आप लोगों की मदद करते हैं? नहीं, उसमें सफलता इसलिए हासिल है कि मैं तो उद्योगपतियों का सलाहकार हूँ, लेकिन अगर कोई उद्योगपति किसी वर्कर का, श्रमिक का शोषण करता है, तो शोषण कैसे किया जाए ऐसा सलाह मैं नहीं देता। मैं उसके मन को, उसके सोच को सुधारने का काम करता हूँ कि कानून में प्रावधान ये है तो ऐसा ही आपको करना चाहिए, और थोड़ा सा उसी माध्यम से फ्यूचर को दिखाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आप बात हमारी नहीं मानेंगे तो आप नुकसान में चले जाएंगे। हाँ, तो उन सब बातों को जो मैं समझाता हूँ तो उनके समझ में आता है, और उसी माध्यम से उन श्रमिकों का भला करने में मैं समझता हूँ कि मैं सक्सेस हूँ, सफल हूँ। कोई संस्मरण है इस ढंग का, कोई केस जो आप साझा करना चाहेंगे? इस साझा करने में तो ये समझिए कि उद्योगों का काम किया जाता है, वहाँ यूनियन बन जाती है। यूनियन बन जाती है, वहाँ धरना प्रदर्शन होता है, लोग काम रोक देते हैं। तो उन वर्करों को समझाने का जो काम है, उसके लिए आप ये समझिए कि उनके घर भी जाना पड़ता है, उन श्रमिकों के नेताओं के घर जाना पड़ता है। ऐसे ऐसे भी देखने को मिला दृष्टांत कि उनके घर जाइए तो उसके पास तो बैठाने के लिए कुर्सी भी नहीं, हो जाते बोरी बिछा देता है कि इस पर बैठिए, और तुरंत ही एक बीड़ी सुलगा के पकड़ा देता है कि बीड़ी पीजिए, क्योंकि वो सेवा करने का उसका यही तरीका है। अगर मैं वहाँ पर कहूँ कि बोरी पर नहीं बैठूँगा, तुम्हारा ये बीड़ी नहीं पीऊँगा, या गुड़ और पानी वो देता है ये सब मैं नहीं लूँगा, अपने स्तर को देखने लगूँ, तो मैं उसके अंदर समा नहीं सकता हूँ। तो अपनापन पैदा करने के लिए ये सारी चीज़ें उनके साथ सम्मिलित करना पड़ता है, जुड़ना पड़ता है, और तब उनको भी समझाना पड़ता है कि तुम जो मालिक के खिलाफ में ये सब बातें कर रहे हो, इसमें से ये सही है, ये गलत है। जो सही है उसको मैं मालिक से प्रयास करके तुम्हारा पूर्ति करवाऊँगा,
और ये धरना प्रदर्शन का रास्ता बंद करके उद्योग को चलाने की बात करो, और वो लोग मानते भी हैं और चलाते भी हैं। वहाँ सफलता बिल्कुल मिलती है हमको। अभी हम चलते हैं जिस संस्था के आप अध्यक्ष हैं, पूर्वांचल महासभा जो भोजपुरी की है, 90-92 की आपने बात की कि आप उससे जुड़े, आज लगभग 25-27 साल हो गए। तो इस संस्था से आप लोगों ने क्या क्या किया अब तक? देखिए, उस संस्था से तो मूल रूप से यही समझिए कि मैंने जैसा कि आपको बताया कि जो भोजपुरी क्षेत्र की अपनी सभ्यता और संस्कृति है उसको बनाए रखने का काम वो संस्था करती है। मूल रूप से तो उसका काम वही है, लेकिन उसके अलावा जो अपने क्षेत्र के लोग हैं, अगर किसी को राशन कार्ड बनवाना है, किसी का आधार कार्ड बनवाना है, किसी को बिजली का कनेक्शन दिलवाना है, किसी को नौकरी दिलवाना है, तो इस क्षेत्र में भी हम लोग काम करते हैं। मतलब कार्यक्रम एक तरह से गेट टुगेदर का, कि अपने लोग इकट्ठा हों, मिले। हाँ, और उनकी जो ग्रीवांसेज हैं उनको पूरा करने का। मतलब हम लोग तो यहाँ पर प्रदेश में आए हैं, कोई मर जाता है तो उसमें भी आदमी की ज़रूरत है, तो वहाँ भी लोगों को इकट्ठा करने का, शादी ब्याह करने की जो गैप बन गया है कि कौन कहाँ रहता है, कैसे शादी वादी होगी, तो उसका भी एक रास्ता मिलता है। और मुख्य रूप से तो वही बात है कि संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम हम लोग कर रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट बात मैंने बताना चाहूँगा आपसे कि 1992 में हम लोगों ने ये बनाया था संस्था, और तकरीबन मैं समझता हूँ कि सन 2003-4 की बात है कि उस समय पूरब और बिहार में जाने वाली कोई ट्रेन गाज़ियाबाद में नहीं रुकती थी, और काफ़ी यहाँ के लोगों को दिक्कत होती थी। लालू यादव जी उस समय रेल मिनिस्टर हुआ करते थे, यहाँ के एमपी हुआ करते सुरेंद्र प्रसाद गोयल जी, उनके माध्यम से हम लोग लालू प्रसाद जी के पास पहुँचे, और उस समय ये जो वैशाली ट्रेन है इसका नाम होता था जयंती जनता जी, उसको रुकवाने का काम किया। और इस तरह से अब तो कम से कम 8-9 ट्रेन ऐसी हैं जो कि गाज़ियाबाद में रुकती हैं और पूर्वांचल के लोगों को जाने की सहूलियत होती है। ये मुख्य काम हुआ। फिर वो छठ व्रत वगैरह है, उसके लिए लोगों को बहुत दिक्कत होती थी। 5,000-10,000 कमाने वाला आदमी परिवार लेकर के बिहार जाता था छठ करने के लिए, उसमें खर्चा होता था, तो यहाँ भी उस व्रत को डेवलप किया गया। ये हिंडन नदी पर जा कर के वहाँ घाट वाट बनवाया गया। ये सब हमारे महासभा के माध्यम से हुआ, और लोग यहाँ पर सक्सेसफुली अपना छठ व्रत भी करते हैं। पैसे की बचत, समय की बचत, ये सब होता है, जो कि एक सामाजिक रूप से कार्य है, धार्मिक रूप से कार्य है। जी, आप कवि सम्मेलन भी कराने लगे। आप भोजपुरी का राष्ट्रीय कवि सम्मेलन कराते हैं, हिंदी का कराते हैं। आपने शमशान घाट को भी नहीं छोड़ा, वहाँ भी कवि सम्मेलन कराते हैं। वहाँ देखिए, वहाँ पर कवि सम्मेलन हम करा करके क्या कहना चाहते हैं उस पर गौर कीजिए। जी, जो आत्मा परमात्मा जीवन मरण की जो एक सोच है, एक इम्पोर्टेंस है जीवन में, उसी पर आधारित कवि सम्मेलन हम श्मशान घाट पे कराते हैं, जैसे कि आदमी जीवन और मृत्यु के महत्व को समझे। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि जनरल कोई कवि सम्मेलन हो रहा है और किसी तरह की भी कविताएं पढ़ी जाती है। मैं तो कुछ मुझे याद आ रहा है कि एक आध बार आपको भी मैंने आमंत्रित किया था, लेकिन सबके लिए एक विषय दिया जाता था कि विषय से नहीं भटकना। शमशान घाट पर आप आए हैं तो लोगों की आंखें खोलने वाली कविता। जी, मुझे याद है, इसलिए मैंने सवाल किया। चिताएं जल रही हैं, अर्थियाँ गुजर रही वहाँ से, और उसके बीच काव्य पाठ करना और जीवन को समझना, वो अद्भुत नज़ारा। और मुझे नहीं पता, हो सकता है कहीं और होता हो, लेकिन मेरी जानकारी में नहीं है कि और भी कहीं ऐसा होता हो। तो ये आप लोग प्रयोग करते रहते हैं, मैंने देखा है कि इस ढंग का। अशोक श्रीवास्तव जी जब अकेले में कभी बैठते हैं या भीड़ में भी अकेले होते हैं, और आप अपने बारे में सोचते हैं, अपने सफ़र के बारे में सोचते हैं आंख बंद करके, तो क्या लगता है कि अब तक के सफ़र के बारे में आपको क्या महसूस होता है? अब तक के सफ़र के बारे में जो कुछ भी सोच लेकर के मैं चला था, मैं तो ये समझता हूँ कि 75% में जो अपना सोच लेके चला था उसमें मैं सफल हूँ। अपने मन को समझाने के लिए जो काम हमने, जो 25% आप छोड़ रहे हैं, वो कहाँ सफल? वो इसलिए छोड़ रहे हैं कि अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि 10-5 साल और जीवन चलेगा तो 25% भगवान करे आप शतक, आप 100 उसमें जरूर पूरा शतक पूरा करें। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। किसी बात का अफसोस है, किसी बात का टीस मन में उठता है
कि ये नहीं हुआ, ये मेरे से छूट गया? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है, लेकिन एक बात जरूर होता है कि अब जो जिस पड़ाव पे जीवन चल रहा है, इसमें जो इस क्षेत्र में राजनीतिक पकड़ बनाने की, मैंने लोगों को जिताने का काम तो किया, लेकिन अपने लोग जीते जी, इसमें अधूरापन है। और जो उनको एकत्रित करके अपनों को जिताने की बात जो मैं सोचता हूँ, वो अभी क्षेत्र अधूरा है। क्योंकि अपने यहाँ के लोग, भोजपुरिया भाषी जो लोग हैं, वो यहाँ के लोगों के वर्चस्व में ज़्यादा हैं, उनके पीछे पीछे घूमने में विश्वास ज़्यादा करते हैं, और इसलिए कि उनका मन साफ है, इसलिए किसी की बात उन पर असर कर जाती है। अब उन पे कैसे राजनीतिक सोच बैठा करके अपने लोगों का उत्थान किया जाए, राजनीतिक उत्थान हो, ये अभी अधूरापन है। लेकिन मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि अगर 10-5 साल हमने जिया तो वो भी काम पूरा होगा। जब भी मैं, आपने कहा ना कि जब अकेले में बैठते हैं तो क्या सोचते हैं, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि रोज़ मैं अकेले में 1 घंटा चिंतन करने बैठता हूँ, और हमारा यही एक सोच होता है, उद्देश्य होता है कि आज पूरे दिन में मैं क्या खोया, तो खोने में, और क्या पाया। तो खोने में मैं ये समझता हूँ कि अगर मनोज भाऊ का दिल दुखा दिया अपने बातों से, चाहे अपने व्यवहार से, तो ये मैंने खोया है। और मनोज भाऊ मिले और इन पे अपने बातों से असर करके उनको अपना लिया, तो ये हमने पाया है। ये कैलकुलेशन मैं रोज़ करता हूँ। और हमारे हाथों से किसी का नुकसान हो गया 2 रुपये का, तो वो खोया है, और 2 रुपये में कमा करके, शुद्धता के साथ कमा के लाया, तो ये भी हमने पाया है। और सुबह जब उठते हैं, ज़मीन पर पैर रखने से पहले आज मैं ज़रूर सोचता हूँ कि आज हमें क्या करना है। करियर को लेकर आपको कभी ये लगता है कि अगर मान लीजिए ये नहीं, जो आज आप हैं वो नहीं रहते, तो क्या होते, क्या करते? नहीं, ऐसा भी कोई वहाँ पर हमको असंतुष्टि नहीं है। मेरा मन जरूर था कि आदमी पढ़ाई लिखाई करके कोई प्रशासनिक ऑफिसर बन जाए, कुछ इस तरह का काम करे। भगवान को मंजूर नहीं था, लेकिन उसके बाद ये मन में जरूर रहता है कि जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे वो साहित्य में हैं, चाहे कवि हैं, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र में हैं, उनके साथ कैसे उठा बैठा जाए, उनके सानिध्य में कैसे अपने जीवन का यापन किया जाए, ये अभी भी बरकरार है, और मेरा प्रयास रहता है, और मैं उसमें सक्सेसफुल हूँ। आप इतने स्मार्ट हैं और आपका व्यक्तित्व इतना अच्छा है, तो और आप रसिक भी हैं, कविताएं सुनते हैं, गाना गाते हैं, तो आपको किसी ने कहा नहीं जब आप युवा थे कि आपको फिल्मों में कोशिश करनी चाहिए या उधर जाना चाहिए? एक बार ऐसा भी मन में आ गया था। अच्छा। 1972 में मैं जब सेतपुर में कोऑपरेटिव कॉलेज में पढ़ता था, और उस समय चेचक की बीमारी फैली हुई थी जी। तो मैं भैया भाभी के पास रहता था, उन लोगों ने सबने चेचक का इंजेक्शन लगवा लिया, और हमसे बोले आगे तुम भी लगवा लो। मैंने कहा कि हमको कुछ नहीं होगा। नतीजा ये हुआ कि सेकंड डे केमिस्ट्री का पेपर था, और उसी दिन चेचक निकल आया। मैं वहाँ गया एग्ज़ाम देने के लिए, 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है। वहाँ पर जाकर नींद आ गई, 2.5 घंटे तक सोता रहा। आधे घंटे में मैं क्वेश्चन करके आया, लेकिन मैं समझ रहा था कि मैं पास नहीं करूँगा। तो वहाँ एक जुबली पार्क होता है, उससे होते होते मैं स्टेशन पहुँच गया था, और बॉम्बे जाने की ट्रेन का इंतज़ार कर रहा था। क्योंकि बचपन में कई नाटक में मैंने काम किया, 2-4 नाटक लिखा भी, जो गांव में उसका मंचन हुआ, और मंचन में मैं भी था। तो वो जो एक पृष्ठभूमि थी, वो प्रेरित की कि चलो बॉम्बे में ही कुछ हो जाए, क्योंकि आप जैसे लोग जा कर के बॉम्बे में ही कामयाब हो गए। तो वो सब मन में था, लेकिन 4 घंटे वो ट्रेन लेट थी। तब तक वो बुद्धि फिर अपने स्थान पर आ गई, और मैं घर लौट करके चला आया। अच्छा, तो अभी कभी कभी अफसोस होता है कि फिल्म में जाना चाहिए था या कोशिश करना चाहिए था? नहीं, अब अफसोस नहीं होता है, लेकिन ये जरूर मन करता है कि मनोज भाऊ जी जब बॉम्बे में जाएंगे और कोई फिल्म करेंगे, तो वहाँ पर कोऑर्डिनेशन के रूप में कोई काम वो सौंपेंगे। आपकी कहानी पर अगर फिल्म बने तो क्या उस फिल्म का नाम रखा जाए? यही लिख दीजिए, कामयाब भोजपुरिया। खैर, आप तो बेहतर अर्थ में दूसरे के लिए भी काम कर रहे हैं, यहाँ के लोगों को भी समेट कर चल रहे हैं। अभी हालांकि एक कामयाब आदमी होता है तो लोग जानना चाहते हैं कि उसकी दिनचर्या क्या है, कैसे कैसे आप सुबह से शाम तक आपका रूटीन क्या है, कैसे काम करते हैं?
नहीं, रूटीन ये है कि 9 साढ़े 9 बजे मैं अपने ऑफिस पे पहुंच जाता हूं। मेरा कॉरपोरेट ऑफिस है, वहीं से स्कूल भी देखा जाता है और श्रम कानून सलाहकार का भी ऑफिस देखा जाता है। तकरीबन 2 बजे तक मैं पूरे मीटिंग करके उससे फ्री हो जाता हूं। फ्री होने के बाद जो अपना प्रोफेशनल काम है उसमें 1-2 कॉल में जाता हूं और एग्जैक्टली 5-6 बजे के बाद मैं सामाजिक कामों में लग जाता हूं। और आज भी 12 घंटा मैं डेली काम करता हूं। भगवान एनर्जी दिया हुआ है। इतनी कंपनियां देख रहे हैं आप, करीब 300-350 बता रहे थे जो 240 कंपनी है, उसका काम देख रहे हैं, स्कूल है और भी बहुत सारा प्रोजेक्ट देखते हैं। तो इतना क्या करते हैं, पैसा कितना? हाँ, अब आप पैसे की जहाँ तक बात है कि हमारे पास आज की डेट में जितने भी हमारे काम हैं जी उसमें 83 आदमी नौकरी पे हैं जी। हम लोग के इस काम से 83 लोगों का परिवार चलता है। 84वां मेरा भी परिवार उन्हीं के बेस पर चल रहा है जी। और मैं नहीं समझता हूँ कि बैंक में सब रुपया हम पे जाना चाहिए। आपको ये भी ताजुब होगा कि हमारे स्कूल में जितने भी लोग काम करते हैं उसमें से 90% लोग ऐसे हैं जो अपने जीवन में परेशानियों से जूझ रहे हैं। कोई लेडीज है तो उसका आदमी मर गया है, कोई लेडीज है तो उसका आदमी शराबी निकल गया है, कोई उसका आदमी है जो कि छोड़ के चला गया है। तो इस तरह के लोग हैं, कोई विधुर है, किसी के बच्चे अपंग हैं। उसी तरह के परेशान लोग ही हमारे यहाँ नौकरी में हैं और उन सब लोगों के साथ उनका भी काम चल रहा है और हमारा भी काम चल रहा है। इतने लंबे सफ़र में, चाहे वो श्रम कानून सलाहकार के रूप में हो, सामाजिक काम हो, चुनाव में आप लोगों का सपोर्ट करते हैं या खुद भी आप मेयर का चुनाव लड़े, इतना आदमी रगड़ा जाता है कि उसकी कोमलता ख़त्म हो जाती है। उसका जो भावनात्मक स्तर होता है वो धीरे धीरे घिस जाता है, आदमी रूड होने लगता है। लेकिन अभी भी आप अपनी कोमलता बचा के रखे हैं। इतना कुछ होने के बावजूद आपने इशारा भी किया कि कुछ लोग मट्ठा डाले या क्या करें, फिर भी आप में चेंज नहीं आया। आप अपने अंदर अपने गांव को बचा के रखे हैं, आप अपने अंदर अपनी कोमलता बचा के रखे हैं। ये एक्सरसाइज कैसे होता है? नहीं, देखिए, अभी मैं कहीं कहीं जाता हूं तो लोग कहने लगते हैं कि आपने फ्रेंच कट दाढ़ी रख लिया है। मैं उनको यही जवाब देता हूं कि जो भी लिबास या फ्रेंच कट दाढ़ी या अपने अंदर जो चार्मिंग चेहरा बना करके रखने का मन है, मैंने चार्मिंग रखा गया है, इसके पीछे यही उद्देश्य है कि जीने का भी मन है, कुछ करने का मन है। और ये आदमी वही कर सकता है, जीने का मन वही बना सकता है जो अपने जीवन में संतुष्ट हो और सुखी हो। तो मैं जो कुछ भी काम करता हूँ उससे संतुष्ट हूँ, जो भी भगवान दिया है उससे सुखी हूँ, इसलिए जीने का भी मन है और कुछ करने का भी मन है। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक श्रीवास्तव जी, आप आए और इतनी बेबाकी से, इतने खुले मन से, इतने साफ मन से आपने पूरी कहानी सुनाई। और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं आपके सपने के लिए, जो आप राजनीति के क्षेत्र में करना चाहते हैं, जहां पहुंचना चाहते हैं। भगवान करे आप पहुंचें, क्योंकि उससे बहुत सारे लोगों का कल्याण होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। ये थे श्री अशोक श्रीवास्तव, जिन्होंने गांव से सफ़र तय करके यहाँ पर अपनी सत्ता स्थापित की। अपने साथ साथ हजारों लोगों को रोजी रोजगार दे रहे हैं और साथ ही अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी सभ्यता को जीवित रखने के साथ जिस जमीन पर रहते हैं, मतलब जन्मभूमि और कर्मभूमि, दोनों के बीच और दोनों लोगों के बीच सामंजस्य बिठाकर आगे बढ़ रहे हैं और राजनीतिक क्षेत्र में भी कुछ अच्छा बेहतर करने का सपना देख रहे हैं। अगले एपिसोड में हम किसी और मेहमान, किसी और फनकार के साथ होंगे। नमस्कार।